पहला सवाल ये कि जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है किस एज में करनी चाहिए। जो सेकेंडरी राइनोप्लास्टीज होती हैं, जैसे कि हम लोग क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी में करते हैं, वो राइनोप्लास्टी हम 12-13 साल की उम्र में करते हैं। लेकिन वो राइनोप्लास्टी जो होती है ऑलरेडी एक डिफॉर्म नोज है जिसमें एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, पैदाइशी विकार है, उसको हम करते हैं तो 12-13 साल की उम्र तक आते आते नाक का डेवलपमेंट लगभग पूरा हो जाता है। सो ये जो करेक्टिव सर्जरीज होती हैं इनको हम लोग 12-13 साल की उम्र में कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक करेक्शन इन राइनोप्लास्टी या फिर प्राइमरी राइनोप्लास्टी, तो ये ऑपरेशन हम लोग एडवाइस करते हैं कि पेशेंट अपना 16-18 साल की एज पूरी कंप्लीट कर ले, एडल्टहुड अचीव कर ले, और उसके बाद हम ये डिसीजन पेशेंट के हाथ में दे सकते हैं कि हाँ, वो अपने नाक के बारे में सोच सकता है और निर्णय ले सकता है। हमारी सोसाइटी में अराउंड वो एज 20-21 साल भी हो सकती है, और तब तक डिसीजन सारे माता पिता लेते हैं बच्चों के। लेकिन 18 साल के बाद ऑफिशियली कोई भी ये निर्णय ले सकता है कि उसके नाक के शेप को उसको सुधारना है या जो भी उसको इम्प्रूवमेंट लाने हैं। दूसरा सवाल ये कि नाक में 2 स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो मिड लाइन में होती हैं। एक होता है सैडल, मतलब नाक धसी होना, और दूसरा होता है हम्प, मतलब नाक एक पर्टिकुलर जगह से उठी हो। सो इन दोनों ऑपरेशंस में जो सवाल ये पूछा गया है कि जिस तरह से सैडल में हम फिलर डाल के और नाक को उठा सकते हैं टेम्पररी तौर पे 4-6 महीने के लिए, और फिर वो फिलर रिजॉल्व हो जाएगा और नाक वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी, तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि ऑपरेशन के बाद वो नाक कैसी दिखेगी। क्या ऐसा ही हम्प डिफॉर्मिटी में भी किया जा सकता है? तो उसका जवाब ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको प्लास्टिक सर्जन्स एस्थेटिक प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, और उसका हम यूज़ करके पेशेंट को ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद नाक किस प्रकार की दिखेगी उसका एक आइडिया दे सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपली मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है कि ये फ़ोटोशॉप्ड इमेजेस होती हैं, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, उसके थ्रू आपको जो दिखाया जा रहा है वैसा कई बार ऑपरेशन के बाद हासिल करना संभव ना हो सके। तो पेशेंट कई बार चीटेड महसूस कर सकता है कि आपने तो जैसा दिखाया था वैसा बाद में अचीव नहीं हुआ। सो ये कई बार मिसलीडिंग हो सकता है। और राइनोप्लास्टी के पेशेंट्स के बारे में ये स्पेसिफिकली कहा जाता है कि पेशेंट की प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट सिलेक्शन बहुत सही होना चाहिए, और पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस बहुत रियलिस्टिक होने चाहिए। मतलब पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन के बाद क्या हासिल करना संभव है और क्या हासिल करना संभव नहीं है। तो अगर कोई हम्प डिफॉर्मिटी है तो उसमें हमारा टारगेट यही होता है कि जो पर्टिकुलर पोर्शन उठा हुआ है हम उसको हटा दें, फ्लैटन कर दें, और नॉर्मल जो नाक का जो एक शेप है उसको अचीव करने की कोशिश करें। मिनिमम में मैक्सिमम पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हर एस्थेटिक प्रोसीजर का मोटो होता है। सो मेरा कहना इसमें यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं इनके भरोसे कोई भी डिसीजन लेना या पेशेंट को कन्विंस करना ये बाद में दिक्कत पैदा कर सकता है। आपका जो अनुभव है उसके हिसाब से आप पेशेंट को विस्तार से समझाएं कि आपकी नाक का शेप ऐसा है, इसको ऐसा करने का हम कोशिश करेंगे, इसमें से कितना हासिल होता है कितना नहीं, ये ऑपरेशन हो जाने के 6 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। लेकिन किसी भी तरह से उसको सॉफ्टवेयर पे दिखाना या ऑनलाइन दिखाने की कोशिश करना और उसके बाद पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाना और फिर हम उनको पूरा ना कर पाएँ, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं उनसे बचने का एक ही तरीका है कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लें और उनको समझाएं। सबसे सेंसिटिव सर्जरी राइनोप्लास्टी की होती है जिसमें एक्सपेक्टेशंस और जो हम कर पाएंगे, रिजल्ट्स दे पाएंगे, उसमें डिस्पैरिटी होना बहुत कॉमन होता है। इसलिए नाक के शेप के बारे में पेशेंट का असेसमेंट, डॉक्टर का असेसमेंट और उनका आपस में मैच होना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगली बार फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।